नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, निशानेबाज जितना भी अच्छा हो, कभी कभी तीर उल्टा पड़ जाता है। अब जैसे निशाने पर राहुल गांधी थे, लेकिन तीर उल्टा लगा इन दोनों के, इन साहब के। और लोग कह रहे हैं कि जब से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी है, जब से राहुल गांधी फिर से सांसद बन गए, ये जो गुजरात लॉबी है ये बहुत तिलमिलाई हुई। क्योंकि जो असली प्लान था, वो प्लान ये था कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा दिलाना मानहानि में, और उसके बाद राहुल गांधी पर 8 साल का बैन लगता। जी हाँ, चुनाव लड़ने पर 8 साल का बैन लगता। ये था ओरिजिनल प्लान। यानी अगला चुनाव राहुल गांधी 2032 में लड़ते। जी हाँ, 2032 में चुनाव लड़ते। ये था असली प्लान। लेकिन ये जो साहब हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जो कहीं झुकते नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इनकी टीम ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी और राहुल गांधी फिर से सांसद बन गए। अब खबर क्या है? खबर यह है कि कायदे से 10 मिनट में राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर लोकसभा को मोहर लगा देनी चाहिए और राहुल गांधी को फिर से लोकसभा में बैठना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दरअसल गुजरात लॉबी ने फिर से अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए। मोदी नहीं चाहते कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोले। तो हो क्या रहा है, इनसे सुनिए। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे, तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। अब ये जो साहब हैं, अधीर रंजन चौधरी, बंगाल के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। कल जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई उस ऑर्डर से, तो चौधरी साहब स्पीकर साहब से मिले लोकसभा में, ओम बिरला साहब से, और चौधरी साहब ने कहा कि भाई अब आप एंट्री दे दीजिए लोकसभा में। तो स्पीकर ने कहा कि भाई वो ऑर्डर कहाँ है? तो उनका सब मैं ऑर्डर ला के हाजिर कर दूंगा, आपके पास पेश कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, आप ऑर्डर लेके पहले आइए। तो कहीं ना कहीं टाला उन्होंने। अब चौधरी साहब तो चौधरी साहब ठहरे, वो आज ऑर्डर लेके पहुँचे। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि साहब वो मैं ऑर्डर लेके आया हूँ। तो स्पीकर साहब ने, ऐसा अधीर रंजन कह रहे हैं कि साहब आज तो सैटरडे है, आज तो छुट्टी, आप जनरल सेक्रेटरी से मिलिए, आप लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी से बात करिए। अब देखिए जनरल सेक्रेटरी से क्या बात हुई अधीर रंजन जी की, सुनिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है। तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। अब दोस्तों, लोकसभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा कि साहब आज छुट्टी है, यानी मंडे को आइएगा। अब ये जो मुद्दा है दोस्तों, स्पीकर का जो आचरण है उस पर मैं नहीं बोल सकता। स्पीकर का सम्मान इसलिए करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जैसे आप जज पर नहीं कुछ टिप्पणी कर सकते पत्रकार के तौर पे, ऐसे ही स्पीकर पे नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी जानकारों से बात हुई, कांग्रेस के जो जानकार हैं, भाजपा के जो जानकार हैं, भाजपा के बारे में जो अंदर की खबर रखते हैं, उनसे जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि साहब गेम प्लान बहुत साफ है। मोदी जी चाहते हैं कि किसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी ना आए तो बेहतर है। क्योंकि पिछली बार जब अडानी पर राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला था, तो मोदी जी महीनों के लिए खामोश हो गए थे, और उसके बाद राहुल गांधी की छुट्टी भी कर दी गई लोकसभा से। अगर आप ये तारीखें देखें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आज सैटरडे है तो सैटरडे तो चला गया, कल 6 तारीख है संडे, तो संडे को भी वही बहाना रहेगा, साहब छुट्टी है। 7 तारीख इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 7 तारीख को जब लोकसभा शुरू होगी, तो शायद ये जो काम है राहुल गांधी को एंट्री देने का, ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, 10 मिनट का काम है। 10 मिनट सिर्फ मोहर करनी है और इधर राहुल गांधी एंटर कर गए लोकसभा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद उस दिन भी टाल मटोल जारी रहे।
लॉ मिनिस्ट्री का ओपिनियन लिया जा सकता है, किसी और वकील का ओपिनियन लिया जा सकता है कि भाई क्या करना है। इस तरह से बातें हो सकती हैं। या कभी उनको स्पीकर के पास भेज दिया चौधरी साहब को, कभी कहा कि आप साहब जनरल सेक्रेटरी के पास चले जाइए, या एक फ़ोटो स्टेट को, इस तरह की बातें हो सकती। 7 तारीख को अगर राहुल गांधी की सदस्यता पर मोहर नहीं लगी, यानी जो बहाल हो चुकी है, तो 8, 9, 10 को अविश्वास प्रस्ताव है। अब कांग्रेस का कहना है कि अगर साहब मंडे को भी काम नहीं हुआ तो हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम फिर उसी चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंचेंगे या उसी जस्टिस BR गवई की अदालत में जाएंगे जिन्होंने ऑर्डर दिया है, और कहेंगे कि साहब देखिए आपका हुक्म माना नहीं जा रहा है। शायद कोई प्रेशर हो। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को 7 तारीख नहीं तो 8 तारीख, 8 तारीख नहीं तो 9 तारीख, किसी तरह से राहुल गांधी आए और गर्जे। और उधर मोदी और शाह चाहते हैं कि किसी तरह से 10 तारीख तक राहुल गांधी को टाला जा सके। अब दोस्तों, मोदी जी इतना क्यों खौफ खाए बैठे हैं राहुल गांधी से? शाह इतना बेचैन क्यों है कि राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में ना बोलें, वो पार्लियामेंट ना आए कुछ दिनों तक? और पहले तो उनकी छुट्टी कर दी, जब वापस वो बहाल हुए तो बैठने नहीं देना चाह रहे। कहाँ तो 24 घंटे में सदस्यता रद्द करी गई, और कहाँ जब ऑर्डर आए तो 48 घंटे तक कुछ पता नहीं। बहरहाल, ये डर क्या है, ये खौफ क्या है? क्या राहुल गांधी अडानी के तार को फिर से छेड़ देंगे? क्या फिर से छींटें मोदी जी के सफ़ेद कुर्ते पर लगेंगी? कई तरह के दाग लगेंगे। राहुल गांधी बोलेंगे खुलकर। क्या मणिपुर का एक्सरे पोस्टमार्टम कर देंगे राहुल गांधी? ये डर क्या है? मतलब जो अडानी पे सवाल उठाता है तो फिर ईडी बीच में आ जाती। एक चीज और यहाँ पे सवाल उठते से ही उसके छींटे नरेंद्र मोदी जी पे आना बिल्कुल लाजमी है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब मोदी और शाह को ये जो आप कह सकते हैं ऑब्सेशन है या एक तरह का फोबिया है आज की तारीख में राहुल गांधी को लेकर, जिसे वो कभी पप्पू कहते थे, आज उससे उतना घबरा रहे हैं। उसका सिर्फ एक कारण ये नहीं है कि राहुल गांधी आके अविश्वास प्रस्ताव में तार-तार कर देंगे मोदी जी को, सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव में। कारण कई हैं, अनेक कारण हैं, और हर कारण एक से बढ़कर एक है जो मोदी और शाह की कलई भी खोलता है, भाजपा की जो कमज़ोरी है उसको भी दर्शाता है। और राहुल गांधी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं या जिस तेज़ी से इंडिया हावी हो रहा है एनडीए पर, वो भी एक कारण है। और सारे कारण बहुत सहजता के साथ हम और टाइगर आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं चंद सेकंड लेना चाहता हूँ एक और कारण कि मोदी इतना आजकल राहुल गांधी को लेकर बेचैन क्यों है। उसका जो एक कारण है वो है पॉपुलैरिटी चार्ट्स। जितने भी सर्वेज हैं मोदी जी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, और ख़ासकर इवन बीजेपी के जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का इंडेक्स बढ़ रहा है, उनका ग्राफ बढ़ रहा है, और मोदी जी का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, कहीं कहीं नीचे जा रहा है, कहीं कहीं स्थिर है। यानी अगर आप जितने भी सर्वेस देखेंगे मोदी और राहुल गांधी को लेकर कि देश का लीडर कौन आज की तारीख में, किसकी कितनी पॉपुलैरिटी, किसकी कितनी साख, किसकी कैसी छवि, राहुल गांधी बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ उनका ग्राफ जा रहा है। और कहीं कहीं अगर आप कांग्रेस के सर्वेस देखेंगे, हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो, तो अंतर काफ़ी है, 5 से 10% का अंतर है, खासकर कर्नाटक में, और भी सदर्न स्टेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं बेचैन करने वाली वजह है मोदी की, कि जिस तरह से राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में, खासकर अगर पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा उसमें ऐड करिए, उसके बाद हिमाचल की जीत ऐड करिए, फिर कर्नाटक की जीत ऐड करिए, फिर ये मुकदमे में जो फंसाया गया, फिर अडानी पे जो इनका स्टैंड था, या बाई इलेक्शन जिस तरह से जीते हैं, राहुल गांधी कहीं ना कहीं मोदी के करीब आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है उतना भी दिल बढ़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी भी जो अपना ऑफिशियल स्टैंड रखा है, उनका यह कहना है कि जितनी भी कोशिश वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की दौड़ में वो नहीं है, प्रधानमंत्री की दौड़ में इंडिया है, नॉट राहुल गांधी। और दोस्तों, वो कहा जाता है ना अक्सर राजनीति में, रोक सको तो रोक लो, और राहुल गांधी आज उसी स्थिति में,
मोदी चाह कर भी अब उनको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे मसले हैं और इन्हीं मसलों को आज हम खंगालने जा रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, वो क्या फैक्टर्स हैं जहां राहुल गांधी को अब रोकना मुश्किल है। लोकसभा में उनकी एंट्री और अविश्वास प्रस्ताव में बोलना है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सचमुच गुजरात लॉबी अब चाह कर भी राहुल गांधी को, इंडिया को रोकना वाकई मुश्किल है उनका। क्यों है, चलते हैं टाइगर के पास। टाइगर, पहला सवाल यह है कि जिस तरह से 24 घंटे में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई कोर्ट के आदेश पे, अब सबसे बड़ी अदालत ने उस सजा को रोक लगा दी, यानी डिस्क्वालिफिकेशन उनका हट गया है, वो सांसद बन गए। तो इतनी देर क्यों लगाई जा रही है, इतनी देर लग रही है लोकसभा में उनको वापस बैठने की? कुछ लोग कह रहे हैं, जो मेरी बात हो रही थी, कि मोदी और शाह नहीं चाहते कि इस सेशन में राहुल गांधी लोकसभा में बैठें और अविश्वास प्रस्ताव पर बोलें। इतना डर मोदी जी को, 56 इंच की छाती को इतना डर। सवाल है कि जब कोई सवालों की बौछार करता है जिसके जवाब इनके पास नहीं होते, तो उन सवालों से बचने के लिए सवाल पूछने वाले का मुंह बंद करना ही तरीका है। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो सरकार का नग्न सत्य जनता के सामने रखा, तिलमिला गई सरकार, जवाब नहीं दे पाई, बात नहीं थी करने को। और राहुल गांधी के तमाम आरोपों के बाद जवाब दिया तो इमरजेंसी और जवाहरलाल नेहरू तक चले गए। इनको जब वर्तमान में सवाल पूछो, जो देश का भविष्य जिससे जुड़ा हुआ है, ये हमेशा इतिहास में ले जाते हैं और एक डिस्टॉर्टेड इतिहास सामने रखने का प्रयास करते हैं ताकि वर्तमान के सवालों से बच जाए। मामला मणिपुर को लेके है, अविश्वास मणिपुर का है। राहुल गांधी से ज्यादा मणिपुर कौन जानेगा, जो खुद स्वयं चले गए थे वहां पे कैंप में। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उनके पास, कैंप में चले गए थे, राज्यपाल से मिलाए हैं, लोगों से बातचीत की है, उन्होंने अपने आंखों से देखा है मणिपुर क्या है। वो मणिपुर पे तो बोलेंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे। कुछ सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने उठाए हैं जिसके जवाब सरकार को देते बनते नहीं है। अभी भी तप करता है सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी वकील। 6000 एफआईआर है, कैसे एफआईआर है, किस पे एफआईआर है, क्या कैटेगराइज है, किसमें हत्या के मुकदमे हैं एफआईआर में, कितने में घर जलाने और अजगरी है, कितने राइटिंग है, आपके पास आंकड़ा नहीं है। 3 महीने से आप क्या कर रहे थे? दंगे करवाने में व्यस्त थे कि दंगे सुलझाने में व्यस्त थे? प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, एक ट्वीट नहीं करते मणिपुर पे। क्या सरकार पार्टनर इन क्राइम है? मैं राज्य सरकार नहीं, मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं, क्योंकि कोई एक राज्य जले और खासकर बॉर्डर राज्य हो और केंद्र हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, जहां हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक जाके देखे और कहें इसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, ये आपसी झगड़े हैं। इसके बावजूद भी आज भी अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मणिपुर जल रहा है। दीपक भाई जी फिर मणिपुर अशांत है अभी भी, आज भी। ये क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब तो देना होगा। जब राहुल गांधी बोलेंगे, बाकी नेताओं की तो क्रेडिबिलिटी नहीं मानते। राहुल गांधी का भाई मजाक ही उड़ाया करते थे। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का जो जुड़ाव भारत से हुआ और भारत का मतदाता जो राहुल को जुड़ा, उससे अब ये राहुल में एक बहुत बड़ा अपोनेंट देखते हैं। ये पूरा राहुल में इंडिया देखते हैं। ये जो इंडिया को घमंडिया कहते हैं ना, ये इनका घमंड बोल रहा है, इंडिया को घमंडिया बोलने का। इनको राहुल सामने आते से ही इनके पैरों की जमीन खिसक जाती है। टाइगर, आप 3 बार पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश से लौटे हैं। एकदम से आपने क्योंकि बात एक जिक्र छेड़ा स्मृति ईरानी का, 2-3 चक्कर काट चुके हैं और फिर आप उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं।
अमेठी की क्या सिचुएशन है कि क्या आज अगर राहुल गांधी, आज की तारीख में राहुल गांधी अमेठी से फिर से लड़ते हैं तो क्या स्मृति ईरानी की स्थिति उतनी ही मजबूत है जो 2019 में थी? बिल्कुल नहीं। यदि अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं तो अमेठी की जनता ने यह तय कर लिया है, तुलसी की जगह घर के अंदर नहीं आंगन में होती है, प्रांगण में जी। होती है। तो ये तो तुलसी है जो घर गलती से घर के अंदर ले गए थे, उसको प्रांगण में रख लेंगे। ये बात तय है, लिख लीजिए आप। तुलसी को जो आंगन में चाहिए, रखा जाता है। तुलसी आंगन में ही होती है, प्रांगण में ही होती है, तुलसी घर स्मृति के अंदर ईरानी नहीं होती। तुलसी के तौर पे फेमस हुई थी अपने सीरियल में, लोग तुलसी ही बुलाते सही थे। कहा मैंने। हाँ, एक सवाल टाइगर जो है, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि अब उनको कोई रोक नहीं सकता है, आप डिले कर सकते हैं, डिले टैक्टिस हो सकती है, इधर उधर मैं दौड़ा दीपक सकते हैं, भाई, जैसा कि आज अधीर रंजन इनको बता रहे थे कि उन्होंने स्पीकर से बात करने की कोशिश करी, लेकिन स्पीकर ने कहा आज छुट्टी का दिन है, आज शनिवार है, आप लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी से बात कर लो। फिर अधीर रंजन ने जनरल सेक्रेटरी से बात करी, उसने फिर कहा कि नहीं साहब आज तो छुट्टी है, शनिवार है, मंडे को। उसने कहा नहीं साहब अभी आप रिसीव करिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो ये खैर सरकार के अंदर एक घबराहट है। मैं कह रहा हूं कि क्या एक घबराहट की वजह यह है कि पिछली बार मेरी कुछ भाजपा के नेताओं से भी बात हुई और कुछ रिपोर्टर से भी बात हुई, उन्होंने कहा मोदी जी बहुत आहत हुए पहली बार 20 साल के अपने राजनीतिक करियर में, लेजिस्लेटिव करियर में पहली बार उनको बहुत दुख हुआ कि राहुल गांधी ने उनको अडानी के साथ जोड़ के भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा दिए, उनको सीधे अडानी से लिंक किया, पहले अडानी को करप्शन से लिंक किया, फिर अडानी को इनसे लिंक कर दिया मोदी जी से। तो क्या ये डर हो सकता है कि राहुल गांधी दोबारा जब पहुंचेंगे और फिर अडानी का मसला उठा देंगे और फिर नारे लगेंगे मोदी अडानी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई, इस तरह का क्या एक प्रेशर लगता है? और इस सिचुएशन को मोदी अवॉइड करना चाहते हैं कि कोई मुंह पे ऐसी बातें कर जाता है, ये स्थिति हो सकती है? ये मोदी जी का भ्रम और गलती है। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से हुए? उन्होंने तो बबुल का पेड़ बोया है अडानी के को लेकर, और उससे आम की अपेक्षा कर रहे हैं। वो तो कांटे देगा, और जब कांटे चुभ रहे हैं तो गलती कही जा रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने थोड़ी अडानी को बड़ा किया, राहुल गांधी ने थोड़ी बोला अडानी को कि शेल कंपनियों में पैसा लगा, राहुल गांधी ने थोड़ी बोला कि अडानी को बड़े बड़ी कंपनियां टेक ओवर करने के लिए सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करो। राहुल गांधी ने थोड़ी कहा था। ये आपने अपने लोकसभा में मिले हुए समर्थ को, जो जिसपे गर्व करना चाहिए था, उससे गलती से घमंड कर बैठे, और जब आपको मद आ गया तो फिर लोगों ने कही दिया, सबने आपको फिर चढ़ा दिया, मोदी है तो मुमकिन है जी। तो फिर अडानी जी तो बोलने लगे पापा पापा हमको तो एयरपोर्ट भी चाहिए, हाँ बेटा ले ले, पापा पापा हमको तो पोर्ट भी चाहिए, हाँ बेटा ले ले। बच्चा मांगते गया, पिता बांटते गया। टाइगर एक बिग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आप क्योंकि पूरी नेशनल पॉलिटिक्स को पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं और मोदी पर जो आपकी रिसर्च है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद ही कोई होगा जो मोदी के सिस्टम के भीतर इतना घुसा हुआ है और रोज जो है वो उस सिस्टम को एक्सपोज करता है मोदी। मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, अब मोदी जी का दुर्भाग्य कह लीजिए या समय ऐसा है कि सब कुछ मोदी और अमित शाह के अगेंस्ट जा रही। जैसे अगर आप देखें मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर हाथ से निकल गया जहां डबल इंजन की सरकार थी, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि भाई अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे। मतलब इतना घड़ों पानी मोदी जी के सर पे सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप स्थिति देखिए हरियाणा की, मिलेनियम सिटी, वहां पर जो है दंगे हो गए गुड़गांव में। अगर आप पॉलिटिकल स्थिति देखिए, कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए, सारे बाई इलेक्शंस हार रहे हैं, महंगाई और जितने भी इंडेक्स हैं बेरोजगारी के सब आगे बढ़ रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं अब आरएसएस भी मानने लगा है कि भाई मोदी जी जो हैं उनका जो जादू है नीचे आ रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं मोदी के मुखालिफ है। और ऐसे में राहुल गांधी की बहाली होना, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होना, सांसद बनना, आपको क्या लगता है
कि मोदी जी अपने करियर के एक वर्स्ट पीरियड पर हैं, एक ऐसे मोड़ पर हैं जिनको मोदी और शाह ने कभी सोचा नहीं होगा कि हम यहां आके फंस जाएंगे हुकूमत के 9वें साल में। बिल्कुल यकीनन। देखिए 2014 में जो स्थिति मोदी जी की थी, उसके एकदम विपरीत स्थिति आज 2023-2024 में दिखाई देती है। 2014 में मोदी जी आ गए तो कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में थी। सेंटर में कौन नेता था, नेतृत्व कौन था, इस पे झगड़े था। G23 हो गया था, राहुल गांधी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लोग छोड़ के जा रहे थे, हार पे हार हो रही थी। क्षेत्रीय क्षेत्र अपने कब्जे में नहीं थे, हर जगह विद्रोह था पार्टी में। कांग्रेस का कमजोर होते हुए दिखाई देना, बाकी विपक्षी दल कांग्रेस से दूर हट रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था यूपीए के पार्टनर्स को कि किससे बात करें, क्या करें। और एक पूरा ओपन फील्ड नरेंद्र मोदी जी को मिल गया था। भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, 3-3, 4-4 पावर सेंटर पार्टी में हो गए थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति एक गुजरात का मॉडल लेके आता है 2014 में। वो लोगों को आज पता पड़ गया वो मॉडल 2002 का था, पुराना मॉडल बेच दिया उनने। लोगों को लग रहा था कि 2014 में लेटेस्ट कोई मॉडल होगा, तो वो मॉडल लेके आ गए और उन्होंने वादों की एक फरिश्त लगा दी। उन्होंने कहा 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक एंटरप्राइज बेचने के लिए थोड़ी होते हैं, अरे मैनेजमेंट का सवाल है, अच्छा मैनेजमेंट करो तो यही नवरत्न देश को दे जाते हैं। तमाम चीजें लोगों को उन्होंने बोला, यहां तक बोला कि 2 करोड़ रोजगार की बात भी की थी। रोज 2 करोड़ रोजगार की बात की, घर पे छत की बात की, क्या बात नहीं की उन्होंने। पहला 15 अगस्त का भाषण देखिए, गरीब पाकिस्तान को आह्वान किया, अरे आके साथ में मिलिए, गरीबी से लड़ेंगे, बेरोजगारी से लड़ेंगे, महंगाई से लड़ेंगे। लगा कि क्या देश को एक स्टालवर्ड मिल गया। तो अब क्या हो गया, अब क्या है? 2014 में आज बीजेपी के क्षेत्रीय क्षेत्र सर उठा रहे हैं, चाहे येदियुरप्पा हो, क्योंकि अब दमन, किसी भी चीज को ज्यादा प्रेस करोगे तो उछलेगी वो। सारे क्षेत्रीय क्षेत्र बोल रहे हैं, पार्टी के अंदर ही घमासान है। मोदी और अमित शाह के बीच में भी कई चीजों को लेकर तकरार है, भले ही लोग नहीं माने। ये तो बड़ी बात कह दी आपने, मैं बीच में रोकूंगा। ये आप क्या बोल गए? बिल्कुल, ये क्या कह गए आप टाइगर की मोदी और अमित शाह में तकरार है? हम तो उनको कहते हैं भाई हम साया हैं, हम राज हैं, हम सफर हैं। कई चीजें आप कह रहे हैं साहब तकरार है। कई चीजें वरिष्ठ मंत्री जी ने मोदी जी को पूछी तो मोदी ने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये कब हुआ। अमित शाह जी ने कर दिया। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के एब्सेंस में अमित शाह की ग्रिप बढ़ती जा रही है संगठन पे, पार्टी पे और गवर्नमेंट पे, आप ये कहना चाह रहे हैं? पूर्ण रूप से पार्टी पे, संगठन पे अमित शाह जी की ग्रिप है। अभी आए हुए जितने भी जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो पूरे सिंगल हैंडेडली अमित शाह के हैं। मेरी सूचनाएं मुझे कहती है, हालांकि लोग ये मानेंगे नहीं, लोग कहेंगे गलत होगा। समय के साथ साथ जब चीजें सामने आएंगी तो लोग कहेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम अशोक वानखेड़े सही बोल रहा था। ऐसी कई मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ कि जब मैंने कहा, लोगों ने कहा कि ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसके बाद वो होता हुआ दिखाई दिया है। एनीवे, मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहता, जो मेरा इंफॉर्मेशन है मैं आपको बेबाक तरीके से शेयर करता हूँ। दूसरी ओर जो विपक्ष था, जो कांग्रेस विपक्ष की धुरा है, जैसे बीजेपी एनडीए की धुरा है, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक सशक्त नेतृत्व उभरा और उसने ये भी बता दिया कि गांधी परिवार सत्ता का लालची नहीं है। खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया, और खड़गे साहब के पास यकीनन, मैं बताता हूं आपको दीपक भाई, आप भी कांग्रेस के कई लोगों को जानते हो, खड़गे साहब के पास जेपी नड्डा से ज्यादा अधिकार हैं, पावरफुल है आज के डेट में। कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने जा रहा है वहां भी बीजेपी हार सकती है, मध्य प्रदेश हार सकती है, राजस्थान में कांटे की टक्कर है और वहां भी बीजेपी की हार। जी, वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बना के उन्होंने बहुत बड़ा एज अशोक गहलोत को दिया है। जी, कांग्रेस के सामने सरकार और सत्ता तश्तरी में परोसी है बीजेपी ने, ये मैं बता दूं आपको। चलिए, मैंने मान लिया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर ये तीनों राज्य निकलते हैं मोदी के हाथ से, और तेलंगाना में उनकी बहुत ज्यादा फाइट है नहीं क्योंकि वहां पर केसीआर काफी मजबूती से लड़ रहे हैं, उनकी फाइट कांग्रेस से। अगर ये चारों राज्य हाथ से निकल गए, ये सेमीफाइनल हाथ से निकल गया, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? मैं इस पर एक बहुत ही क्रिस्प एक जवाब आपसे चाह रहा हूं। बीच में आपने अमित शाह जी को लेके एकदम रोका, तो वो जो बता रहा था मैं आपको, 2014 की जो स्थिति विपक्ष की थी
और मोदी जी की थी। 2019 में विपक्ष की स्थिति की जगह मोदी जी रखिए और मोदी जी की 2024 जगह विपक्ष रखिए। 24 में 2024 में 2014 का 10 साल बाद एकदम टर्नओवर हो गया है। मतलब आप इंडिया कह रहे हैं जो कि नया जो मनमोहन सिंह की स्थिति थी वो आज मोदी की स्थिति हो रही है। बिल्कुल हो गई है। मणिपुर जल रहा, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बेरोजगारी का आपके पास जवाब नहीं है। विदेश से जो निवेश आने की बात करते हैं वो फ्रॉड सिद्ध हो जाता है। आपका हर झूठ हर तीसरे दिन एक्सपोज हो जाता है। आपको यह डर लगने लगा है कि आपने आज अपने अधिकारी, अपने एनडीए के तमाम सांसदों को कहा कि बोलते समय ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ी मत करिएगा। क्यों कंट्रोवर्सी से डर रहे अभी? तब तो जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोलते थे। अब आज कोई सांसद बोल दे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, आज कोई सांसद बोल दे गोली मारो सालों को, बोल दे आज। अब मोदी जी डरने लगे हैं। यही कारण है कि कर्नाटक के चुनाव के चलते तुरंत बीजेपी ने हाथ ऊपर कर दिए थे। ना हिजाब और हलाल हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरे 5 साल तक हलाल और हिजाब के नाम से पूरे कर्नाटक को त्रस्त किया आपने, और अभी कहते हैं कि हमारा कोई हाथ उसमें लेना देना नहीं। टाइगर, क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो आपने एक सिनेरियो हमारे सामने दिया, दर्शकों को दिया, कि हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं मोदी जी का फेलियर है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा में मेवात हो, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस है। अगर यही हाल इसी तरह से रहे और इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, स्थितियां मोदी जी के पक्ष में नहीं आती, तो क्या आपको लगता है कि ये जो गुजरात लॉबी है जिसने एकदम सिस्टम को अपने हाथ में ले रखा है, क्या दिसंबर आते आते बीजेपी के भीतर भी बगावत हो सकती है? और अगर ये बगावत है तो कहीं धुआं उठता दिखा आपको? बिल्कुल दिखा है। मुझे राजस्थान से धुआं उठते हुए दिखाई दिया है। मुझे मध्य प्रदेश से धुआं उठते हुए दिखाई दिया है। जब नारे लगते हैं, नाराज भाजपा शिवराज भाजपा को पूछती है कि महाराज भाजपा कब बीजेपी छोड़ के जाएगी। तो जो बाहर से आए हुए लोग हैं बीजेपी में, जो सत्ता के लिए लेके आया उत्तर प्रदेश, वो अब उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अग्रवाल जी को जब जनरल सेक्रेटरी बनाया, क्या वो योगी आदित्यनाथ पे चेक नहीं था? क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी के संबंध बहुत अच्छे हैं? उत्तर प्रदेश में आप धुआं आते आपको हैं, उत्तर प्रदेश में भी दिखता है? धुआं मुझे उत्तर प्रदेश में दिखता है, धुआं मध्य प्रदेश में दिखता है, धुआं मुझे महाराष्ट्र में दिखता है, धुआं राजस्थान में दिखता है। धुआं कहीं नहीं है। धुआं कर्नाटक में भी अभी भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। आपको क्या लग रहा है कि के बगैर धुआं नहीं होता? ये स्लीपिंग वॉल्केनो है। स्लीपिंग वॉल्केनो? यस, ये मृत प्राय ज्वालामुखी नहीं। भाजपा के हर स्टेट यूनिट जो है वो सोया हुआ ज्वालामुखी है, कब जग जाए पता नहीं। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि लगातार हार और लगातार अपमान। यदि वरिष्ठ लोगों का अपमान होता है, यदि येदियुरप्पा को अनसेरेमोनियसली मुख्यमंत्री पद से आपने हटा दिया, तो उस अपमान का बदला येदियुरप्पा के लोगों ने लिया 60 पे लाकर। यदि वसुंधरा को आप ठिकाने लगाओगे तो वसुंधरा एक जननेता है वहां पे। वसुंधरा राजे अपना 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 अपमान वो लोग बदला लेते हैं, नेता कुछ नहीं कहते। येदियुरप्पा तो बेचारे स्टेज पे बार बार कहते थे कि साथ दो साथ दो। लोग कहते हैं कि सर आपका अपमान, आप घूट पी सकते हैं अपमान का, आपकी मजबूरी हो सकती है, मतदाताओं की मजबूरी नहीं। जो मतदाता वसुंधरा को जानता होगा, चाहता होगा, उसकी मजबूरी बीजेपी के विद्रोह करने की नहीं है। वसुंधरा राजे की मजबूरी है मोम की गुड़िया जैसा स्टेज पे बैठना और प्रधानमंत्री का भाषण सुन के उस चेयर से उठ के आना, या उनका नाम तक नहीं लिया जाता, भाषण तक नहीं दिया जाता। वो उनकी मजबूरी हो सकती है कि उनकी मां ने बीजेपी को सींचा है, जनसंघ को पैसा दे के खड़ा किया है, उस पार्टी को मैं कैसे छोड़ के जाऊं? ये उनकी मानसिक दुविधा हो सकती है, उनके समर्थकों की या मतदाताओं की नहीं। टाइगर, आप कह रहे हैं आप धुआं उठते हुए दिख रहा है, आपको धुआं दिख रहा है बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में धुआं उठता दिख रहा है बगावत का, मध्य प्रदेश का आपने नाम गिनाया, आपने राजस्थान के प्रमाण दिए, महाराष्ट्र को तो आप हथेली की तरह जानते हैं, इसलिए मुझे बिलीव करना होता है। वहां कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी धुआं उठ रहा है, नहीं हर जगह चिंगारी है बीजेपी में बगावत की। आपको लगता है इट्स एडवांटेज इंडिया, INDIA इंडिया, इट्स एडवांटेज राहुल गांधी, इट्स एडवांटेज नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे?
क्या ये विपक्ष को कहीं ना कहीं ये मैच उस तरफ धीरे धीरे 2024 का फाइनल आपको हल्का सा झुकता हुआ दिख रहा है विपक्ष की तरफ? डिवाइडेड विपक्ष, ये एडवांटेज मोदी था 2014 में। जो चीजें मोदी जी के लिए एडवांटेजेस थी 14 में, 19 में वो उनके लिए परेशानी है 2024 में। 19 का एडवांटेज 2024 में उनके लिए परेशानियां हैं। जो विपक्ष में हो रहा था वो आज उनके साथ हो रहा है। और तब 2014 में वो जो कंसोलिडेट थे कि 10 साल हार देखने के बाद किसी भी हालत में बीजेपी को लड़ना है, चाहे अडवाणी जी को घर बिठाना पड़े, किसी को गिटाना पड़े, एक जननायक को लाना है। 56 इंच का सीने का नेता जो लाल आंखों से देख दे तो चाइना पीछे हट जाए, ये वातावरण निर्मित थी और लोगों ने दिल खोल के चुनाव में जितवाया। पता पड़ा कि ये सीना 56 इंच का है, अंदर दिल 4 इंच का है। पता पड़ा कि चाइना के देखने के बाद इनके आंखें लाल हो जाती है। ये आई फ्लू है, गुस्से से आंखें लाल नहीं होती। तो ये मोदी फ्लू जो देश को हुआ है, इससे देश उभर रहा है धीरे धीरे, लेकिन एक डर का, तनाव का माहौल है। गुजरात में आप जाके देखिए, बहुत मतलब हमारे जैसे लोगों के साथ तो कोई मिलना भी नहीं चाहता पब्लिकली जी, धीरे से कहीं कोने में बुला के बात करता है। यानी कुल मिला के टाइगर, आपका ये कहना है कि जो स्थितियां हैं, जो स्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह से एक पॉलिटिकल लैंडस्केप बन रहा है, पॉलिटिकल तस्वीर बन रही है, मोदी जी कहीं ना कहीं एक टाइट फ्रेम में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं बगावत है, कहीं पर चुनाव हार रहे हैं, कहीं पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, और कहीं विपक्ष यूनाइट हो रहा है। और वो विपक्ष यूनाइट हो रहा है जिसके पास मोदी जी से ज्यादा वोट हैं। 63% वोट जो है वो विपक्ष के पास हैं। यानी मोदी जी से कहीं ज्यादा वोट विपक्ष के पास हैं। और अगर वो विपक्ष एक हो रहा है, इसका मतलब 2024 की जो इबारत है, 2024 का जो नतीजा है, उसकी एक हमें झिलमिल तस्वीर अभी से दिखने लगी है। टाइगर, आप आए और जिस तरह से आपने बताया कि राहुल गांधी को क्यों रोकना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी आज की तारीख में अडानी पर, मणिपुर पे कुछ सुनना नहीं चाहते, और इसीलिए भी कोशिश हो रही है। आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शक, हमारे दोस्तों को आपने अपनी बातें रखी, एक रोशनी डाली आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा आपका आभारी रहता हूं कि आप इतना व्यस्त समय होते हुए भी आप हम लोगों के लिए निकालते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।